मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्यक्तित्व विषय पर चर्चा करेंगे जो एक मनोविज्ञान का पार्ट है। मित्रों, आप लोग समझते हैं, जानते भी हैं कि व्यक्तित्व क्या है। वैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो संप्रत्यय है बड़ा विस्तृत है, लेकिन कुछ लोग या ना जानने वाले लोग इसको बड़े कम शब्द में इसको ऐसे ही कहते हैं, यार ये बड़े अच्छी पर्सनैलिटी का व्यक्ति चला जा रहा है। मतलब उसकी कुछ ही विशेषताओं को देखकर उसके पूरे व्यक्तित्व की परिभाषा या पूरे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आइए इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व क्या है, तो इसके बारे में यदि कहा जाए तो व्यक्ति अपने समाज में रहकर, अपने पर्यावरण में रहकर, अपने परिवेश में रहकर जितने प्रकार के व्यवहार सीखता है और अपने समाज में रहकर लोगों से व्यवहार करता है, उसी संपूर्ण व्यवहार का एक योग है व्यक्तित्व। क्या है? एक योग है, समस्त व्यवहारों का एक योग है व्यक्तित्व। अब ये जो व्यक्तित्व है इसी को इंग्लिश में इसको पर्सनालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी। अब ये जो पर्सनालिटी शब्द है, ये जो पर्सनालिटी शब्द है, पर्सोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है पर्सोना शब्द से। पर्सोना शब्द जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसे हम इसको यदि हिंदी में परिभाषित करें या हिंदी के बारे में इसको जाएं तो इसको पर्सोना को हम हिंदी में कहते हैं बाहरी दिखावा या मुखौटा। बाहरी दिखावा, दिखावा या इसी को मुखौटा कहते हैं। मुखौटा। अब देखिए ये जो मुखौटा शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये काफ़ी वैसे ही मानी जाती है। जैसे व्यक्तित्व के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से समझें तो प्राचीन काल के समय में यह जो हमारे रंगमंच कर्मी हुआ करते थे तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर होते थे, विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर होते थे, तो सभी कैरेक्टरों कुछ अपना अलग अलग रोल हुआ करता था और जैसे व्यक्ति का जैसा कैरेक्टर होता था वैसे उसको रोल निभाना पड़ता था। तो जैसे उस रोल के आधार पर व्यक्ति को अपना जो बाहरी आवरण है या जो बाहरी आभूषण है या बाहरी जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करना पड़ता था। वैसे वो वैसे वो मुकुट लगाता था, वैसे वो कपड़े पहनता था, वैसे वो बात करता था, वैसे वो व्यवहार करता था। तो ये जो पर्सोना शब्द है कहीं ना कहीं यहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ये किस भाषा का शब्द है? ये पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया है। सबसे पहले हम यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो एक जो समग्र परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो आलपोर्ट महोदय ने दिया है। आलपोर्ट महोदय कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी शब्द है वो सिर्फ व्यवहार का तरीका नहीं है या सिर्फ व्यवहार करने का तरीका नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जो शरीर है इसमें मन भी साथ में जुड़ा है। अर्थात यदि इसको उनके आधार पर परिभाषित किया तो उन्होंने कहा है कि ये जो व्यक्तित्व है ये मन और शरीर का एक गत्यात्मक संगठन है। किसका संगठन है? मन और शरीर का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा सामंजस्य स्थापित करता है। किसके साथ? वातावरण के साथ अनूठा सामंजस्य स्थापित करता है। अब देखिए इन्होंने वातावरण को भी थोड़ा बताया है कि एक तो हमारे आसपास का वातावरण होता है, प्राकृतिक वातावरण होता है, लेकिन ये दोनों प्रकार के जो वातावरण है वो व्यक्ति को सीधे प्रभावित करते हैं। अब वो जिस समाज में रहता है तो वो भी उससे भी प्रभावित होता है, और जिस पर्यावरण में रहता है या नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है वो उससे भी प्रभावित होता है। लेकिन जो इसके साथ समायोजित हो जाता है उसी को एक अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। और इसकी और कई लोगों ने अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको विस्तार में न करते हुए शॉर्ट में आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं। तो इनकी कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में यदि कहा जाए तो व्यक्तित्व क्या है? एक गत्यात्मक संगठन है। यदि इसके हम विशेषताओं की बात करें तो थोड़ा लिख लेते हैं। विशेषताएं। अब देखिए पहली विशेषता है
उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व गत्यात्मक होता है, अर्थात ये समय के साथ साथ बदलता रहता है या चेंज होता रहता है। जैसा पर्यावरण देखता है, जैसा समाज देखता है, जैसे व्यक्ति देखता है, वैसे वो अपने आप को परिवर्तित करता है, अर्थात ये डायनेमिक होता है। तो व्यक्तित्व क्या है? गत्यात्मक है। व्यक्तित्व गत्यात्मक है। दूसरी इसकी विशेषता है कि व्यक्ति के विचार, तर्क तथा कार्य इसके द्वारा निश्चित होते हैं। व्यक्ति के विचार, और तर्क निश्चित होते हैं, अर्थात जैसा जिस व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होगा, उसी तरह उसके विचार और उसके तर्क, मतलब बातचीत करने का ढंग, वो सब निश्चित होंगे। तीसरा है व्यक्तित्व शरीर और मनोवैज्ञानिक। तीसरा है व्यक्तित्व शरीर और मन का संगठन है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो व्यक्तित्व है, सिर्फ बाहरी ढांचा या सिर्फ शरीर को हम व्यक्तित्व नहीं कह देते। किसको कहेंगे? व्यक्तित्व हमारा शरीर और मन, इन दोनों का एक संगठन है। सिर्फ ना तो अकेले मन और ना ही अकेले शरीर आपका काम करता है, ये दोनों मिलकर। हाँ, व्यक्तित्व क्या सुना आपने? व्यक्तित्व शरीर और मन का संगठन है। अगला है व्यक्तित्व सामाजिक प्रतिक्रिया से विकसित होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिस समाज में रहेगा, जैसा उसके आसपास का वातावरण होगा, वैसे ही वो प्रतिक्रियाओं से अपने आप को तैयार करेगा। अर्थात जो व्यक्तित्व निर्मित होता है वो सामाजिक प्रतिक्रियाओं से निर्मित होता है या विकसित होता है। अगली जो विशेषता है वो है व्यक्तित्व संगठित और एकीकृत व्यवस्था है। व्यक्तित्व संगठित और एकीकृत व्यवस्था। संगठित मतलब क्योंकि व्यक्तित्व एक तत्व का या एक कारक का या एक फैक्टर का कारण नहीं है। व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारे फैक्टर या बहुत सारी चीज़ों का संगठन है और वो एक साथ होकर या एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए एकीकृत व्यवस्था है और संगठित व्यवस्था है। अगली विशेषता इसकी है व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन करता है। अर्थात व्यक्तित्व अपने आप को किसी भी वातावरण के साथ समायोजित करता है। समायोजन मतलब ये है कि जैसा उसको वातावरण मिलेगा उसी तरह अपने आप को वो ढालने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह लगभग ये 4-5 इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम कुछ इसके बारे में बात करते हैं कि व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग ढंग से इसके प्रकार बताए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको शील गुण के आधार पर बांटा है, कुछ ने इसको मनोविश्लेषण के आधार पर इसको विभाजित किया है और कुछ लोगों ने इसको अलग तर्क देते हुए इसको विभाजित किया है। अब बात आती है मन विश्लेषण या मनोविश्लेषण सिद्धांत के बारे में। तो एक मनोवैज्ञानिक फ्रायड हैं, इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के आधार पर किया है। और इन्होंने एक विभाजन इनका और है जो इन्होंने इदम, अहम और पराहम के आधार पर इसका विभाजन किया है। एक अन्य वैज्ञानिक जिन्होंने शील गुण के आधार पर इसका विभाजन किया है, जो कैटल हैं, इन्होंने लगभग 17,000 प्रकार के जो शील गुण हैं उनको एकीकृत करके लगभग 171 प्रकार के जो समान गुण के जो शील गुण हैं उनको अलग किया और उस पर अध्ययन करते हुए अपने सिद्धांत को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से और भी कई सिद्धांत हैं, लेकिन इसकी जो चर्चा है वो एक बड़ी वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। इतने कम समय में इसकी चर्चा करना थोड़ा ठीक नहीं है। अब एक इसके विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कुछ कारकों के बारे में देखिए हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे।
तो देखा जाए तो व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख 2 कारक हैं। एक तो देखिए पहला जो कारक है वह है आपका, हाँ, जो पहला कारक है वह है आनुवंशिक कारक, और जो दूसरा कारक है वह है आपका पर्यावरणीय संबंधी कारक। अब देखिए जो आपका पहला कारक है जिसको आप आनुवंशिक कारक या इसी को आप जैविक कारक के नाम से भी जानते हैं, जैविक कारक या इसी को आप आनुवंशिक कारक, आनुवंशिक कारक भी इसको कहते हैं। जो दूसरा प्रमुख कारक है वो है पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक, इसी को आप वातावरणीय कारक भी आप कह सकते हैं, वातावरणीय कारक। अब देखिए जो पहला कारक है आपका जैविक कारक, जिसे को आप आनुवंशिक कारक के नाम से भी आप जानते हैं। तो जो आनुवंशिक कारक है, तो आनुवंशिक कारक के आधार पर जो भी व्यक्ति के जो भी लक्षण या जो भी विशेषताएं होती हैं वो उनके अपने माता पिता से फादर से या फोर फादर से जो मिले हुए कुछ गुण हैं, उन्हीं के आधार पर वो अपना आगे उसका विकास होता है। और जो पर्यावरणीय कारक या वातावरणीय कारक है, तो व्यक्ति को या व्यक्ति के जन्म होने के पश्चात बाद जो उसका यहाँ पर विकास होता है, उसके साथ साथ जो उसके समाज का या उसके प्राकृतिक वातावरण का जो भी उसके अंदर जो प्रभाव पड़ता है और उस पर वो जो विकास करता है, वो जो है वातावरणीय कारक के आधार पर उसका विकास संभव होता है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम इतना आपको बताना चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।